हेलो दोस्तों, वेलकम टू तिलक अकेडमी। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ल्ड वॉर टू जो हो रहा था उसको खत्म करने के लिए अमेरिका को जापान के ऊपर दो दो परमाणु बमों से हमला आखिर क्यों करना पड़ा। क्या वजह रही थी कि अमेरिका को परमाणु बम का, परमाणु हथियार का वहां पर इस्तेमाल करना पड़ा। और आखिरी में हम ये भी जानेंगे कि जो परमाणु बम है वो किस तरह से काम करता है। जो अमेरिका ने पहला बम गिराया था लिटिल बॉय, उसकी वर्किंग को आज के वीडियो में पूरी तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो वर्ल्ड वॉर टू के समय अगर बात की जाए, उस समय जो परिस्थिति बन रही थी उसमें विश्व की जो पूरी शक्तियां थी वो दो गुटों में बटी हुई थी। पहला पावर था अलाइड पावर, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यानी कि अमेरिका, इसके बाद में अगर बात करें तो फ्रांस, सोवियत संघ, कनाडा, ऐसे शक्तिशाली देश थे। और जो एक्सिस पावर था, एक्सिस पावर के अंतर्गत जर्मनी, इटली और जापान जैसे देश आते थे। दोस्तों, दरअसल हुआ यह था कि जर्मनी का जो शासक था हिटलर, उसने 30 अप्रैल को सुसाइड कर लिया था। इसके सुसाइड के बाद में हिटलर के पास में एक बहुत बड़ी सेना थी जिसने वर्ल्ड वॉर टू के स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा सा युद्ध किया, लेकिन लास्ट में वो बैकफुट पे चले गई थी। जब हिटलर ने सुसाइड किया, सेना जो है वो बिखर चुकी थी पूरी तरीके से। लेकिन अगर बात करें एक्सिस पावर के अंदर जापान भी आता था, तो जापान के उस समय शासक थे हिरोहितो। ये सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं थे और उल्टा क्या करा था इन्होंने, एक ऑपरेशन डाउनफॉल के नाम से एक प्रोग्राम बनाया था, एक योजना बनाई थी जिसके अंतर्गत वे क्या करने वाले थे, अमेरिका के ऊपर उल्टा क्या करने वाले थे, हमला करने वाले थे। इस बात का पता चल गया अमेरिका को, तो उसने बोला अच्छा बेटा तू हमला करेगा, रुक जा। तो उस समय क्या था, अमेरिका के अगर प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वो थे हैरी ट्रूमन। ये जो थे अमेरिका के प्रेसिडेंट, इन्होंने क्या कि बेटा तुम हमला करो, उससे पहले हम तुमको उड़ा देंगे। तो यहां पर अमेरिका पहले ही 16 जुलाई 1945 को अपने परमाणु बम का सफल परीक्षण कर चुका था। लेकिन अभी तक इतिहास में वो दिन नहीं आया था जबकि किसी परमाणु बम का या परमाणु हथियार का किसी युद्ध या वॉरफेयर में यूज किया गया हो। लेकिन यहां पर जब उन्होंने ऐसी परिस्थिति देखी अमेरिका के राष्ट्रपति ने, तो उन्होंने परमाणु बम से हमला करने के लिए फैसला किया। ये परमाणु बम का जो हमला होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आप परमाणु बम से किसी दूसरे, लेट सपोज दूसरे देश पर अटैक करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है अदर देश से, है ना, अदर कंट्री से। तो यहाँ पर अमेरिका ने साथ ही जो कंट्री थी ब्रिटेन, उससे परमिशन ले ली थी परमाणु हमले के लिए। और यहाँ पर 6 अगस्त 1945 को बोइंग B-29 बॉम्बर है अमेरिका का बड़ा फेमस, तो इसमें इन्होंने लिटिल बॉय नाम का परमाणु बम लादा। और 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय पहला परमाणु बम जापान के हिरोशिमा क्षेत्र पर क्या किया, अमेरिका ने गिराया। ये आप देख रहे हैं, ये लिटिल बॉय है। और ये जो लिटिल बॉय परमाणु बम था, ये इसको बनाने का जो श्रेय जाता है फ्रांसिस बर्च को जाता है। फ्रांसिस बर्च और उनकी टीम ने लगभग 4 साल तक इस पर काम कर लिटिल बॉय परमाणु बम को बनाया था। देखिए, अगर लिटिल बॉय की परमाणु बम की बात करें, क्योंकि आज हम उसकी वर्किंग और ये सारी चीजें समझने वाले हैं, तो लिटिल बॉय परमाणु बम जो है लॉस एल्मोस लेबोरेटरी के अंदर 4 साल के परिश्रम के बाद बनाया गया था। और अगर बात की जाए तो इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया था। मेनली अगर देखें तो लॉस एल्मोस जो लेबोरेटरी थी उस टाइम पे उसके डायरेक्टर थे ओपनहेमर। ये जो ओपनहेमर थे, इन्हीं को लिटिल बॉय की डिजाइनिंग और इसका जो मैकेनिज्म है उसको डिजाइन करने का पूरा श्रेय दिया जाता है। इस वजह से ओपनहेमर को फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आता है, याद रखिएगा, फादर ऑफ एटॉमिक बॉम्ब ओपनहेमर को कहा जाता है। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं लिटिल बॉय की। लिटिल बॉय जो पहला परमाणु बम था, ये हिरोशिमा के ऊपर गिराया गया था, जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर। कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को सुबह 8:15 बजे करेक्ट दाग दिया था। ठीक है, अगर आप लिटिल बॉय को थोड़ा सा आप देखेंगे तो इसका वजन जो है, भारी भरकम बॉम्ब था, ऐसा नहीं छोटा सा दिख रहा है, लेकिन भारी भरकम था। इसका वजन लगभग 4400 किलो था और 15 किलो टन ऑफ टीएनटी पावर का ये ब्लास्ट कर सकता था। अब ये टीएनटी पावर को समझिए। टीएनटी का मतलब होता है ट्राई नाइट्रो टोल्यूइन। ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। 1 किलो टन टीएनटी विस्फोट का मतलब 1000 किलो टीएनटी को ब्लास्ट अगर आप करोगे तो जितनी ऊर्जा मिलेगी वो होता है 1 किलो टन ऑफ टीएनटी। ठीक है, समझ में आ गया। तो परमाणु बम की जो रहती है क्षमता, वो किलो टन ऑफ टीएनटी में मेजर की जाती है। तो ये 15 किलो टन ऑफ टीएनटी था, मतलब 15,000 किलो अगर आप टीएनटी को विस्फोट करोगे तो जितना बड़ा धमाका होगा उतना बड़ा धमाका इस अकेले बॉम्ब ने किया था। इसके विनाशक परिणाम की भी बात करेंगे जो कि हुए थे आगे वीडियो में। ये फेटमैन की बात हम बाद में कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं और इसकी वर्किंग समझते हैं। तो लिटिल बॉय की अगर बात की जाए तो थोड़ा सा पहले इसके डायमेंशंस को समझ लीजिए। आपको छोटा सा दिखाई दे रहा है लेकिन इतना छोटा ये था नहीं। इसकी लंबाई लगभग 10 फीट थी और अगर इसका डायमीटर की बात करें तो लगभग
2.5 फीट का डायामीटर इसका था, मतलब बड़ा भारी, आप समझ सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं कितना बड़ा था। क्लियर है। और इसकी क्षमता के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। अब इसके मैकेनिज्म पे बढ़ते हैं। देखिए एक्चुअली में किसी भी बम को विस्फोट करने के लिए विस्फोटक पदार्थ की जरूरत होती है। ठीक है, अगर बम फोड़ना है तो आपको क्या चाहिए? बारूद चाहिए, जैसे कि नॉर्मली दिवाली के पटाखे होते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये जो परमाणु बम था, इसमें विस्फोटक पदार्थ के रूप में यूरेनियम का यूज किया गया। देखिए अगर यूरेनियम की अगर आप बात करेंगे ना, तो इसके मेनली आपको 3 आइसोटोप मिलते हैं। एक होता है 234, एक होता है 235 और एक होता है 238। मेनली नेचुरल अगर आप देखेंगे नेचर से, तो ये 238 मिलता है। और अगर आप 100% 238 यूरेनियम नेचर से जो प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कहीं 1% यूरेनियम 235 होता है। और इसी को लिटिल बॉय में या फिर परमाणु बमों में एज अ विस्फोटक पदार्थ यूज किया जाता है। ठीक है, विस्फोटक जो एलिमेंट रहता है वो इसी को, यूरेनियम को यूज किया जाता है। अब यूरेनियम की कितनी मात्रा लें कि अनकंट्रोल चेन रिएक्शन शुरू हो जाए और एक बड़ा विस्फोट हमको देखने को मिले, मतलब कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। कोई भी बम को फटने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो आपका अगर आप बात करें तो यूरेनियम में कैसे ब्लास्ट होगा, तो वहां नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, यानी कि न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया होती है। न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस होता है। तो न्यूक्लियर फिजन का प्रोसेस करने के लिए आपको एक मिनिमम अमाउंट तो चाहिए मटेरियल का या यूरेनियम का, जिसमें वो स्टार्ट होगा। तो इस मिनिमम अमाउंट को आप क्रिटिकल अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस क्रिटिकल अमाउंट से ज्यादा अगर आप वैल्यू रखेंगे, यूरेनियम की मात्रा रखेंगे, तभी विस्फोट हो पाएगा, तभी रिएक्शन हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। देखिए न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है जरा समझ लीजिए। न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन परमाणु बम में होता है, फ्यूजन पे भी बेस्ड होते हैं, लेकिन ये जो बम था वो फिजन पे बेस्ड था, मतलब कि नाभिकीय विखंडन। ये प्रक्रिया क्या होती है कि एक भारी नाभिक पे जब न्यूट्रॉन की वर्षा की जाती है या न्यूट्रॉन उससे टकराता है जाकर, तो ये दो हल्के नाभिकों में क्या हो जाता है? टूट जाता है। और जब ये हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जैसे भारी नाभिक था, न्यूट्रॉन टकराया आके, ये दो हल्के नाभिक में टूट गया। तो जब ये दो हल्के नाभिक में टूटता है तो बहुत सारी ट्रिमेंडियस अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सर्ट करता है, मतलब बहुत सारी हीट और एनर्जी इससे निकलती है। तो दो तरह के परमाणु बम होते हैं। पहला होता है गन टाइप फिजन, जो कि पहला बम जो गिराया गया था लिटिल बॉय जिसकी आज बात कर रहे हैं, गन टाइप फिजन पे बेस्ड था। और दूसरा होता है अगर बात की जाए तो इंपल्शन टाइप फिजन। तो इंपल्शन टाइप फिजन पे फेटमैन जो दूसरा बम गिराया गया था वो था, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिजन की रिएक्शन देखते हैं। देखिए यूरेनियम का एटम है, इस पे जैसे ही न्यूट्रॉन आके टकराएगा तो ये दो हल्के नाभिकों में टूट जाता है और यहां से 3 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके किसी अलग यूरेनियम के एटम से टकराएंगे और फिर क्या करेंगे, ये अगले 2 हल्के नाभिकों में टूट जाएगा और आगे 3 न्यूट्रॉन को रिलीज कर देगा। और ऐसे ये चेन बढ़ती जाएगी और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी, हीट और रेडिएशंस यहां से निकलती है। आगे बढ़ते हैं और लिटिल बॉय की वर्किंग को समझते हैं। देखिए ये जो है, ये परमाणु बम आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है लिटिल बॉय। अब अगर आप देखेंगे ना, इसमें ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, येलो वाला पार्ट, मैं इधर से बताता हूं ताकि ठीक से समझ में आए। तो ये वाला जो येलो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट है कार्डाइट। तो यहाँ पे एक कार्डाइट पाउडर है और इसके ऊपर वाला जो ये वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं डिटेनेटर। डिटेनेटर क्या होता है? डिटेनेटर का मतलब आपके घरों में जो लाइटर होता है ना, गैस को जलाने के लिए, वैसे ही एक डिटोनेटर होता है। तो डिटोनेटर क्या करता है? जस्ट एक स्पार्क करता है और यहाँ पे लगा हुआ है क्या? कॉर्डाइट पाउडर। अब ये कॉर्डाइट पाउडर क्या होता है? ये बर्न करता है और एक स्मोकलेस पाउडर होता है, स्मोक वगैरह जनरेट नहीं करता। ठीक है, और स्लो रेट से बर्न करता है, मतलब धीरे धीरे जलता है। ठीक है, तो ये डिटोनेटर जैसे ही स्ट्राइक करेगा तो ये क्या होता है? ये कॉर्डाइट पाउडर बर्न करने लगेगा। अब यहाँ पर क्या होती है, आप ये देख रहे हैं एक ट्यूब लगी है, इसके अंदर एक ट्यूब थी। ठीक है, तो ये ट्यूब के अंदर आप देखेंगे तो ये दो आपको दिख रहे हैं रेड रेड। ठीक है, तो ये जो दो रेड रेड आपको दिखाई दे रहे हैं, आप इस डायग्राम से जरा ध्यान से समझिए। तो ये वाली जो रिंग आप देखेंगे, ये वाली रिंग, ये वाली वो रेड वहां पे दिखाई दे रही थी, ये यूरेनियम होता है। तो ऐसे छल्लेदार यूरेनियम की उन्होंने रिंग बनाई और ये जो यूरेनियम की रिंग थी, ये लगभग 60% ऑफ मास यूरेनियम का जो यहाँ पे सिलेंड्रिकल रिंग के फॉर्म में रखा। इसे बोला जाता है प्रोजेक्टाइल। ठीक है, और इसे बोला जाता है टारगेट। तो आधा यूरेनियम 60% वहां और 60% सिलेंड्रिकल फॉर्म में यहाँ टारगेट पे रखा हुआ था। ठीक है, तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? जैसे ही यहाँ से स्पार्किंग होगी, डिटोनेटर स्ट्राइक करेगा, सर्किट ऑन होकर स्पार्क करेगा, तो वैसे ही ये आपका जो कॉर्डाइट पाउडर ये बर्न करना स्टार्ट करेगा और यहाँ पे ब्लास्ट होकर ये वाला जो रिंग है, ये आगे की तरफ जो गन रहती है ना, बंदूक, उसका भी सेम मैकेनिज्म रहता है। तो ये ब्लास्ट करेगा जिसकी वजह से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो यूरेनियम का पार्ट है, इसको पावर मिलेगा और ये जाकर इस पे लड़ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो जैसे ही ये दोनों का फ्यूजन होगा तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन स्टार्ट होगा और यहाँ पर जैसे ही चेन, अनकंट्रोल चेन रिएक्शन स्टार्ट होती है तो उसके बाद में विदिन अ
10 मिली सेकेंड ये प्रोसेस हो जाता है, ये बर्न करना, ये ब्लास्ट होना और ये जाके प्रोजेक्टाइल टारगेट से का जो मीटअप होता है ये विद इन 10 मिली सेकेंड हो गया था, ठीक है। और 10 मिली सेकेंड में एक भारी भरतम ब्लास्ट हमको न्यूक्लियर अनकंट्रोल न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के कारण देखने को मिला था। विनाशकारी परिणाम की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जब भी परमाणु ब्लास्ट होता है तो मेनली ब्लास्ट के बाद में जो उसकी एनर्जी होती है वो 3 पर्टिकुलर कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है। पहली बात करें तो ब्लास्ट एनर्जी, दूसरी थर्मल एनर्जी और तीसरी रेडिएशन। तो ब्लास्ट एनर्जी लगभग 50% होता है, 35% के लगभग थर्मल एनर्जी जनरेट होती है और 15% न्यूक्लियर रेडिएशन होती है जो कि कई सालों तक बनी रहती है। अब अगर बात की जाए तो ये जो लिटिल बॉय गिराया गया था इसका ब्लास्ट इतना भयंकर था कि लगभग 11 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया था वहां पर जो भी चीज आई थी वो इसने इसको तबाह कर दिया था बिल्कुल। और जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ था उसके विद इन अ सेकेंड, मतलब ब्लास्ट के इंस्टेंट में ही लगभग 66,000 लोगों ने इंस्टेंटली उनकी मौत हो गई थी वहीं के वहीं, जैसे ये गिरा, है ना। और इतना बड़ा एरिया इसने कवर किया था कि वहां पर जहां जो जो ये पर्टिकुलर सर्कुलर एरिया था 3 से 4 किलोमीटर का, उसके पूरे परकच्चे उड़ गए थे। मतलब वहां पर कोई भी चीज नहीं बची थी, सारा कुछ निष्ठो नाबूद हो गया था। अब अगर आप बात करेंगे तो ये कुछ पिक्चर्स है जो कि हिरोशिमा की है, जो हमले के बाद है। और आप देख रहे हैं परमाणु विस्फोट के बाद में ये जो था एक मशरूम टाइप बहुत बड़ा गुब्बार उठा था। इसकी अगर बात की जाए तो ये लगभग 66,000 फीट लंबा था, ठीक है। 66,000 फीट, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा विस्फोट रहा होगा। और इस हमले के अंदर, हिरोशिमा पर जो हमला हुआ था, इसका पावर भले ही नागासाकी वाले हमले से कम था, लेकिन इसमें लगभग 1,40,000 लोग मारे गए थे। 80 से 90,000 लोग तो इंस्टेंटली, जैसे मैंने बताया 66,000 लोग, और उसके बाद में इंस्टेंटली अगर देखें 2-4 दिनों के अंदर 80 से 90,000 लोग मारे गए थे। और इसके बाद में जो लोगों का मरने का सिलसिला शुरू हुआ वो रेडिएशन के कारण हुआ। इससे जो रेडिएशन निकलती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। 3 तरह की रेडिएशन एटॉमिक हमले से निकलती है, अल्फा रेडिएशन, बीटा और गामा। अल्फा विकिरण की बात करें, रेडिएशन की बात करें, तो इससे अगर आप अच्छा खासा कवर अप कर लेते हैं अपनी बॉडी को तो उसका पेनिट्रेशन पावर इतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वो आप उससे बच सकते हैं। बीटा रेडिएशन थोड़ा बहुत आपकी स्किन को पेनिट्रेट कर सकती है, तो वहाँ से स्किन इन्फेक्शन वगैरह जो है इस तरह से हो गए थे लोगों को, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। और गामा रेडिएशन होती है सबसे खतरनाक, ये आपके पूरे की पूरी बॉडी को पेनिट्रेट कर सकती है। और अगर बात करें तो आपके डीएनए में, जीन्स में भी चेंज ये ला देती है। और इससे सबसे ज़्यादा कैंसर का खतरा हुआ था। तो कई लोग कैंसर से पीड़ित होकर बाद में तिल कर इन रेडिएशंस की वजह से मरे। जो बॉम्ब से मरे वो तो मरे ही थे, और उसके बाद में रेडिएशंस की वजह से भी बहुत लोगों की जाने गई। तो लगभग मैंने आपको बताया जो दोनों एटॉमिक हमले हुए थे उसमें लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की जानें वहां पर गई थी इंस्टेंटली। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फैटमैन बॉम्ब की बात करेंगे, उसकी वर्किंग की बात करेंगे, किस तरह से फैटमैन गिराया गया था और उसकी क्या वर्किंग रही थी, कितने लोगों की उसने जाने गई थी। मैं